पटेल ट्यूटोरियल्स अपने मार्क इंटरव्यू पैनल के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित करता है ताकि विभिन्न प्रश्नों, उत्तरों, विचारों और फीडबैक के माध्यम से उम्मीदवारों को वास्तविक साक्षात्कार जैसा अनुभव व प्रशिक्षण दिया जा सके। चयनित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार वीडियो को साझा करने का संस्था का प्रमुख उद्देश्य आपके साक्षात्कार की तैयारी में सहयोग प्रदान करना एवं मनोबल को उच्च करना है। आइए बैठिए बैठिए। ओके, अभिषेक जी सर। आप अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी हैं। जी सर। क्या है आपका काम? सर हमारा काम मुख्यतः सर विभिन्न विभागों में पोस्टिंग होती है सर। सर्वप्रथम अधीनस्थ लेखा अधिकारी की तरफ सर ट्रेजरी में अगर पोस्टिंग होती है वहाँ सहायक कोषालय अधिकारी के अंतर्गत हम कार्य करते हैं। जैसे जितने भी वहाँ पे पेंशन प्रकरण आते हैं, बिल प्रकरण आते हैं या फिर वेतन देकर आते हैं सर, हमारे द्वारा ट्रेजरी टीओ सर के पास जाता है, कोषालय अधिकारी के पास। सर अगर इसी प्रकार जनपद में पोस्टिंग होती है तो विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य हो जाते हैं या फिर जनपद में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र कार्य होते हैं तो उनमें से एक लेखा ऑडिट के रूप में सर हम कार्य करते हैं कि कहीं वित्तीय अनियमितता या सरपंच सचिव द्वारा किसी प्रकार की अधिक राशि का आहरण न कर लिया गया हो। ओके, इसी प्रकार से सभी विभागों में सर पोस्टिंग होती है जहाँ मुख्यतः ऑडिट और लेखा परीक्षण का कार्य से हमारे द्वारा किया जाता है। अभी राज्य परिवहन निगम के जो शासकीय कर्मचारी थे उनके लिए अलग से एक विभाग बनाया गया। जी सर। जानते होंगे आप। और वो रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद उनका पेंशन प्रकरण कहाँ जाएगा? सर वो रिटायर होने के पश्चात सर प्रथम पेंशन प्रकरण सर उनका जेडी ऑफिस में जाएगा सर, संयुक्त संचालक में। वहां से उनका पीपीओ ऑर्डर आएगा, फिर पेंशन पेमेंट ऑर्डर। ईपीएफ नाम सुना होगा आपने? यस सर। क्या होता है? सर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होता है सर। तो उनके ऑफिस का कुछ प्रकरण है, इससे संबंध है नहीं है? सर प्रोविडेंट फंड का सर वो रिटायरमेंट के पश्चात एक लमसम अमाउंट प्राप्त होता है, उसका सर इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है सर, क्योंकि पेंशन सर जेडी ऑफिस के पीपीओ जारी होने के बाद कोषालय सर आहरित होता है। तो प्रथम ईपीएफ और पीपीएफ इस दोनों में अंतर बता पाएंगे? सॉरी सर। अच्छा, ऑडिट का औचित्य है ना, क्या है? वैसे आप बता ही रहे थे वित्तीय अनियमितता को रोकने के लिए ऑडिट किया जाता है। ऑडिट का औचित्य क्या है? सर ऑडिट का औचित्य ऐसा है कि शासन की जो भी कल्याणकारी योजनाएं पे जो खर्च हो रहे हैं उनका सर सही दिशा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और या फिर अधिक मतलब आवश्यकता से अधिक खर्च किया जाता है, जैसे किसी प्रकार के ऑडिट में हम पकड़ पाते हैं। तो ऐसा एक उदाहरण बताइए जिसमें आपने वित्तीय अनियमितताओं को देखा हो और नियंत्रित किया हो ऑडिट के माध्यम से। सर ऐसा सर जैसे अभी जनपद में मेरी पोस्टिंग है तो सर ग्राम पंचायत के अनेकों कार्यों पे देखा जाता है, क्योंकि एक ही सड़क को सर 3 बार वो लोग बनाते हैं। इसमें सर जो मेजरमेंट के हिसाब से जो वहाँ पर इंजीनियर जारी करता है तो सर मेजरमेंट यूनिट कुछ और रहती है और राशि आहरण कुछ और हो जाती है सर। फिर इस पे रोक कैसे लगती है ऑडिट से? सर ऑडिट पे सर रोक लगाने के लिए सर जैसे ऑडिट हम करते हैं, जैसे कोई भी प्रकरण आता है उसमें सब पहले यूनिट को चेक करते हैं। यूनिट के पश्चात जो एक राशि शासन द्वारा निर्धारित होती है उस यूनिट और राशि को सर मल्टीप्लीकेशन करके हम जो राशि आहरित मतलब निर्धारित होती है उसको सर चेक करते हैं कि जितनी राशि हमने कैलकुलेट की है और जितनी राशि आहरित की गई है वो कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है। अगर राशि सेम रही फिर उसके पश्चात हम उसको ओके करते हैं, फिर वो आगे। आप जहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जिस पद पर हैं, हायरार्की में उससे ऊपर के अधिकारियों का नाम बताएं क्रम से। सर अभी वर्तमान जनपद में सर की पूरे मतलब विभाग के अंतर्गत, आपके विभाग में? सर मेरे विभाग के अंतर्गत अभी मैं मतलब ऐसे एटीओ ग्रुप में कार्य करता हूँ सर। मेरे ऊपर सर प्रमोशन बाद सर मैं एडी बनूंगा, सहायक संचालक। उसके पश्चात सर मैं जेडी बनूंगा, संयुक्त संचालक। उसके पश्चात सर जेडी के बाद सर मैं अपर संचालक, अपर संचालक बाद सर वित्त नियंत्रक के पद पर जा सकता हूँ सर। ठीक सर। हाँ, अभिषेक तंबोली जी। जी सर। आप तंबोली किस के समाज के बारे में बताएंगे आप? सर जनरली विशेषता, सांस्कृतिक विशेषता। जी सर। सर जैसे तंबोली समाज से एक तांबुल जो पान का पत्ता होता है उससे सर हमारा उद्भव माना जाता है। तो सर हमारा जातिगत पेशा सर पान का व्यवसाय का नहीं है तंबोली के अंतर्गत। अच्छा, आप रतनपुर से हैं? जी सर। रतनपुर में आपके समाज के काफी वर्चस्व है ना? जी सर। तो रतनपुर के जो ऐतिहासिक महत्व के बारे में देखते हैं, राजधानी रही बोलते हैं। जी सर। उसके बारे में कुछ डिटेल बताइए। सर रतनपुर तो सर वैसे तो चतुर्युगीपुर की राजधानी के नाम से माना जाता है, लेकिन सर वर्तमान प्रसिद्धि सर रत्नदेव प्रथम द्वारा 1045 में रतनपुर को तुमान से यहाँ स्थानांतरित राजधानी किया गया। उसके पश्चात सर उनके अनेकों पुत्रों या फिर रतनपुर के राजाओं द्वारा वहाँ अनेक मंदिर, मठ, तालाब का जीर्णोद्धार निर्माण किया गया। इसके पश्चात सर वहाँ अनेकों कुएं निर्माण किए गए, जिसके वजह से वहाँ धन धान्य काफी समृद्ध रहा। इसके अंतर्गत कुबेरपुर की भी संज्ञा प्रदान की जाती है सर।
जब प्रथम राजधानी का दर्जा प्राप्त हो रहा है ना, जी और सर। अभी वर्तमान की राजधानी रायपुर है, जी सर। तो ऐसा क्या कारण था कि रतनपुर का ज्यादा विकास नहीं हो पाया? सर रतनपुर जैसे सर राजवंश जैसे ही खत्म हुआ सर, उसके मराठों के प्रभाव में सर प्रशासनिक उपेक्षा और जमींदारों के द्वारा सर यहाँ पे अधिक ध्यान नहीं दिया गया। और वैसे सर जैसे ही अंग्रेज का शासन आया तो यहाँ पे सर जमींदारों ने रतनपुर में जितने भी तालाब मंदिर वगैरह थे सर, उन पर सर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी वजह से सर कि जो हमारे यहाँ खेती किसानी समृद्ध थी वो धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। और प्रशासन का अधिकतम ध्यान सर उन क्षेत्रों पे था जहाँ पे अधिक राजस्व प्राप्त होता है, जैसे रायपुर बिलासपुर इन क्षेत्रों पे सर। और क्या कारण था कि रतनपुर ज्यादा विकास नहीं कर पाया? कुछ विशेष क्या बातें रही? सर विशेष बात इस प्रकार से है सर कि जैसे अंग्रेज काल खत्म हुआ, जो उससे से छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से सम्मिलित कर दिया गया था। तो सर मध्य प्रदेश की जितनी भी हम देख पाते हैं राजधानी जैसे भोपाल इंदौर वगैरह, उसमें से काफी विकास हुआ गया क्योंकि तत्कालीन गवर्नमेंट उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया। लेकिन रतनपुर क्षेत्र पर प्रशासनिक अवहेलना कहीं ना कहीं मुझे नजर आती है कि प्राचीन राजधानी होने के उपरांत भी उस प्रकार का गौरव प्राप्त नहीं हुआ जिस प्रकार का अधिकार था सर। आवागमन जैसे ट्रेन का नहीं आना, जी जैसे सर। बिलासपुर राजनांदगांव है ना, नागपुर रूट चला, उधर नहीं गया, इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्या? जी सर, अवश्य हो सकता है सर। रतनपुर के आसपास जो छत्तीसगढ़ के गढ़ हैं, जी कौन कौन से गढ़ हैं? सर रतनपुर के आसपास सर एक चैतुरगढ़ है सर, और चैतुरगढ़ के पास सर उसके आगे लाफागढ़ है सर, और क्षमा कीजिए सर और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन अब एक बादल महल जूनस, लेकिन वो गढ़ का दर्जा नहीं दिया गया था। चलो ठीक है। जी आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर लिखे ना, जी ये जी। क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर में अंतर क्या होता है? सर जो पारिवारिक आय होती है सर 8 लाख रुपए से अधिक होती है जिसकी भी, उसको सर क्रीमी लेयर वर्ग में दर्जा दिया जाता है, और जिसके 8 लाख से कम उसे नॉन क्रीमी लेयर के वर्ग में दर्जा दिया जाता है। अच्छा अच्छा। आपकी हॉबी है क्रिकेट है ना, खेलना और देखना। जी सर। एक क्रिकेट का जन्मदाता देश कौन है? सर क्रिकेट का जन्मदाता देश इंग्लैंड है सर। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सर हिंदी में सर तो हिंदी में गेंद कुछ प्रतियोगिता। बोलते होंगे ना, वो तो इंग्लिश है क्रिकेट। जी सर। चलिए ठीक है। आपके भारत में सबसे अच्छा कप्तान क्रिकेट में किसे मानते हैं? सर मैं अपने सबसे अच्छा कप्तान सर महेंद्र सिंह धोनी को मानता हूँ सर। अच्छा, उनकी उपलब्धि बताएंगे। सर उनकी उपलब्धि है कि सर्वप्रथम उन्होंने जब 2007 में T20 वर्ल्ड कप विजेता में उन्होंने कप्तानी की, 2011 के सर वर्ल्ड कप में कप्तानी की, 2013 के सर एशिया कप में उन्होंने कप्तानी की और भारत को विजय दिलाई थी सर। एक मैच हुआ था देखते हैं ना जी क्रिकेट, सर। वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका, बारिश हो गई थी जी सर। और उस समय जो रूल था उसमें बारिश रुकने के बाद जब वो बैटिंग करने गए तो उनके पास 2 ओवर बचा था, फिर पता चला 1 गेंद बचा है। ऐसा कुछ आपको घटना पता है? और सर वो घटना मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है सर। चलिए ठीक है। डर्क लुईस अभी जो पद्धति चलती है जी सर। क्रिकेट में, इसके बारे में बताएंगे। सर डकवर्थ और लुईस सर दो एक सांख्यिकीविद थे। उन्होंने सर क्रिकेट में जैसे बारिश की वजह से कोई बाधा आती है मैच खेल में, तो उन्होंने सर विभिन्न जो ओवर और रन रेट उनके आंकड़ों के हिसाब से एक कैलकुलेशन निकालने के पश्चात सर वो निर्धारण करते हैं कि किस टीम को विजेता घोषित किया जाए या रन रेट ओवर कम किया जाए करके। ठीक सर। ये क्रीमी लेयर क्यों बनाया गया है, कम बोलिए। सर क्रीमी लेयर से इसलिए बनाया गया है ताकि एक समाज का जो सर वंचित वर्ग रहता है उनके एक विशेष पारिवारिक आय के अंतर्गत उनको आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाए करके। ये तो आय से क्या संबंध है इसका? क्योंकि आय का ऐसा संबंध है सर क्योंकि ये समाज जो है वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत काफी मतलब अध्ययन क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र पे अधिक अवसर, उनको पर्याप्त अवसर नहीं मिले इसकी वजह से सर। ठीक, आप मुझको बता दीजिए एक ही क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जी सर। उसमें एक योजना क्या, ग्राम स्वराजी योजना, स्वराजी ग्राम योजना, यस सर। क्या है ये? सर स्वराजी ग्राम योजना के अंतर्गत सर नरवा घरवा गुरवा बारी एला बचाना है संगवारी करके हमारी सरकार द्वारा नारा दिया गया है, जिसके अंतर्गत नरवा के तहत छोटे छोटे नदी नाले उनका संरक्षण किया जा रहा है ताकि सभी क्षेत्र में। नदियों का भी किया जा रहा है? नहीं सर, छोटे छोटे नालों का सर, हम्म। ताकि वो 24 मतलब पूरे वर्ष उसमें से पानी की उपलब्धता रहे। गरवा के अंतर्गत हमारे जो मवेशी जो टहलते रहते हैं सड़कों पे, उनका सब संरक्षण एक एकीकृत स्थान पे किया जा सके ताकि उनके जो। लेकिन वो तो दिखता नहीं है सड़कों में, मवेशी तो आज भी दिखते रहते हैं। जी सर, वो सब दिखते थे क्योंकि सर ये अभी नगर पालिका क्षेत्र में उतने पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, लेकिन नगर पंचायत अगर मतलब ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में देखे सर वहाँ अनेकों गौठान पे अनेकों योजनाएं, अनेकों सर वो स्वचालित योजना चल रही है। जैसे रीपा भी गौठान के अंतर्गत से बनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के गोबर को खरीद कर
गौमूत्र खरीद कर सर वर्मी कंपोस्ट या ब्रह्मास्त्र कंपोस्ट का निर्माण कर सर विक्रय भी किया जा रहा है। और नरवा गुरुआ के बाद घुरवा आता है सर। घुरवा के अंतर्गत हम ग्रामीण क्षेत्र में घर के पीछे या फिर जो पशुओं का मल मूत्र या फिर सब्जियों के फल फूल रहते हैं सर, उसको इकट्ठा करने के पश्चात उससे हमें गोबर गैस या फिर क्या बोलते हैं वर्मी खाद स्वयं घर पर निर्माण करिए, इसके घुरवा योजना चलाई जा रही है सर। और बारी के अंतर्गत जो घुरवा से हमारा जो वर्मी कंपोस्ट उत्पादन हो रहा है सर, उसी के द्वारा सर फसलों का उत्पादन कर साग सब्जी उत्पादन किया जाएगा सर। ठीक, चलिए ठीक।